हेलो एवरीवन, वेलकम टू असेसमेंट फॉर लर्निंग क्लास। हम अपनी असेसमेंट फॉर लर्निंग क्लास में पढ़ रहे थे ग्रेडिंग। यूनिट 4 का बी पार्ट है। ये टॉपिक है ग्रेडिंग, जिसके बारे में हम जान चुके हैं अपनी पिछली कक्षाओं में। कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं हम ग्रेडिंग का, और इसके साथ ही हम पढ़ चुके हैं इसकी विधियाँ, मेथड्स ऑफ ग्रेडिंग, जिसमें हमने सापेक्ष ग्रेडिंग विधि क्या होती है, निरपेक्ष ग्रेडिंग विधि क्या होती है, इन दोनों के बारे में जान लिया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीसीई की तरह। मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुकी हूँ ये चीज़ कि यूनिट 4 में ये दोनों ही टॉपिक सीसीई और ग्रेडिंग ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा परीक्षा में इनमें से प्रश्न आज तक आया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम ग्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं और उसके साथ ही हम पढ़ चुके हैं उसकी विधियाँ, उसके मेथड्स को, तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अंकन प्रणाली से ये किस प्रकार से भिन्न है। तो इसका मतलब हम देखेंगे ग्रेडिंग के गुण और दोष, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि इसे अपनाने के क्या फायदे हैं, यानी गुण क्या हैं, लाभ क्या है, या फिर अगर हम ग्रेडिंग प्रणाली को सही कहें तो हम इसके पक्ष में क्या तर्क दे सकते हैं और इसके विपक्ष में क्या तर्क दे सकते हैं। तो पहले पढ़ेंगे गुण कह लो, लाभ कह लो, महत्व कह लो, पक्ष में तर्क कह लो, और उसके बाद दोष यानी विपक्ष में तर्क पढ़ेंगे। तो चलिए पहले गुणों पे बात करेंगे। गुण, लाभ तथा पक्ष में तर्क। किसके पक्ष में तर्क? ग्रेडिंग प्रणाली के पक्ष में तर्क। तो पहला इसका गुण है, ये प्रक्रिया जो है वो बहुत ही सरल है। सरल प्रक्रिया, ठीक है, बहुत ही सरल प्रक्रिया है। किस तरह से? देखिए, अगर आप एग्जामिनर हैं और आप किसी स्टूडेंट की कॉपी चेक कर रहे हैं, उसके उत्तरों को जांच रहे हैं, तो वहां पे आपको जब अंक देने होंगे तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप डिसाइड करोगे ना। मान लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप पहले पढ़ेंगे, लगभग उसको 50-60% पढ़ेंगे, तब उसके बाद ही आपको अंदाजा होगा कि इस बच्चे को मैंने 10 में से कितने नंबर देने हैं। और अगर आपने उसकी बजाय उसे ग्रेड देनी है तो मुझे ये लगता है कि आपको जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा। अंक देने में आपका समय ज़्यादा लगेगा, आपका श्रम ज़्यादा लगेगा, या किसी भी परीक्षक का समय और श्रम ज़्यादा लगता है। और अगर उसे ग्रेड देनी हो तो उसको क्वेश्चन का लेवल स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि क्या है, वो मेन हेडिंग्स देखेगा और ग्रेड दे देगा। तो इससे क्या होता है, ये प्रक्रिया जो है ग्रेडिंग की वो बहुत ही सरल प्रक्रिया है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। इससे परीक्षक के समय का और श्रम का, दोनों का ही जो है वो बचता है, ये दोनों ही, ठीक है, समय भी बचता है और श्रम भी बचता है। इस तरह से वो अपना जो ये समय यहाँ पे बचेगा उसमें क्या कर सकता है, अपने शिक्षण को और भी ज़्यादा प्रभावी बना सकता है। इस तरह से ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। अब दूसरा गुण जो इसका है वो है अधिक विश्वसनीय एवं तर्कयुक्त। ये जो प्रणाली है वो अंकन प्रणाली से ज्यादा विश्वसनीय है, आप इस पे ज्यादा विश्वास कर सकते हो, ठीक है, बजाय आप अंकन प्रणाली के, और ज्यादा तर्कयुक्त है। ठीक है, तर्कयुक्त मतलब लॉजिकल, ठीक है, लॉजिकली ये ज्यादा इफेक्टिव है बजाय अंकन प्रणाली के। तो किस तरह से आप इस पे विश्वास कर सकते हो, कैसे विश्वास कर सकते हो? देखिए, वही बात है जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताई थी। जब परीक्षक कॉपी चेक करता है तो कॉपी चेक करते हुए अगर उसे थोड़ी सी भी भूल चूक हो जाती है तो इससे विद्यार्थी का नुकसान हो जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत, अंकन प्रणाली के अंतर्गत जो अंक दिए जाते हैं या फिर उसके बाद उनके जो टोटल मार्क्स होते हैं उनके आधार पर उसके जो डिवीजन तय करने का जो पैमाना है वो सही नहीं है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था ना भी 60% से या 60% या 60% से ऊपर जाने पर उसकी फर्स्ट डिवीज़न हो जाती है,
फिर 45% से 59.99 वाला वो सेकेंड डिवीजन में आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इतना बड़ा क्राइटेरिया 45 से 59 पॉइंट समथिंग, तो बताइए वो रहेगा तो सेकेंड डिवीजन में ही ना। अगर वो 46% 45% लेके आ रहा है तब भी वो सेकेंड डिवीजन में ही है, या वो बच्चा भी सेकेंड डिवीजन में ही है, और एक बच्चा ऐसा है जिसके 59% आ रहे हैं, वो भी सेकेंड डिवीजन ही ले रहा है। तो इससे जो हम ये कहें ना कि ये जो हमारा डिवीजन में बांटने वाला जो पैमाना है वो तर्कयुक्त या लॉजिकल नहीं लगता, तर्क संगत नहीं है। इसलिए इसकी बजाय अंकन प्रणाली के ग्रेडिंग प्रणाली अधिक विश्वसनीय है और अधिक तर्कयुक्त है। ठीक है, इसके साथ ही इसका जो तीसरा गुण है वो ये है, ये क्या करती है, एक समान पैमाने का निर्माण करती है, एक समान पैमाने का निर्माण। एक समान पैमाना किस चीज का, तो देखिए जो मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मैथ्स में और साइंस में ज़्यादा नंबर आते हैं, और जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं या हम एसएसटी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं उनमें मार्क्स कम आते हैं। तो ये जो असमानता रहती है ना सब्जेक्ट्स के बीच में, इसके लिए यानी ऐसा नहीं हो इसके लिए ये ग्रेडिंग बहुत ही अच्छा काम करती है। ये एक समान पैमाने का निर्माण करती है। ठीक है, इक्वल चलती है, बजाय इसके कि बच्चे के साइंस में मैथ्स में तो बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, और इसके बजाय जब हम बात करें उसकी भाषा यानी लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है, जो भी लैंग्वेजेस हैं, उसके पास हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, पंजाबी है, उर्दू है, जो भी लैंग्वेजेस हैं, और इसके साथ ही एसएसटी सब्जेक्ट में उसके नंबर जो कम आते हैं, तो ये क्या करती है, इक्वालिटी कर देती है उनमें, एक समान पैमाने का ये निर्माण करने में सहायक है। इस तरह से इसका जो अगला गुण है वो है कि ये निबंधात्मक प्रश्नों हेतु ये उपयोगी है। निबंधात्मक प्रश्नों के लिए उपयोगी है। किस तरह से ये निबंधात्मक प्रश्नों के लिए उपयोगी है, तो सुन लीजिए। इसमें जब निबंधात्मक हम प्रश्नों की जांच करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ग्रेड देना आसान है। ये पॉइंट इस पॉइंट से मिलता जुलता है जो मैंने अभी पहले आपको बताया ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सुविधा हो जाती है परीक्षक को, क्योंकि ये एक सरल प्रक्रिया है। इसमें जब हम निबंधात्मक प्रश्नों को चेक करते हैं तो हमारे लिए ये डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल होता है कि हम 10 में से कितना लिखने वाले बच्चे को या कैसा लिखने वाले को 8 नंबर देंगे, और कैसा लिखने वाले को 9 देंगे, और कैसा लिखने वाले को 7 देंगे। क्योंकि निबंधात्मक प्रश्नों में क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे व्यक्ति ने या बालक ने अपने विचारों को लिखना होता है। यहाँ पे छात्र उस प्रश्न के उत्तर में, निबंधात्मक प्रश्न जो भी पूछा गया है उसके उत्तर के रूप में अपने एक्सपीरियंसेस लिखते हैं, यानी अपनी खुद की भाषा, जो वाक्य हैं वो उनके खुद के होते हैं, शब्द उनके खुद के होते हैं, लैंग्वेज उनकी भाषा खुद की होती है, और वो उस टॉपिक के बारे में जो खुद का एक्सपीरियंस रहा या जो उनकी नॉलेज रही वो लिखते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये लाइन नहीं होनी चाहिए या ये लाइन नहीं होनी चाहिए। बजाय इसके जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर्स की बात करते हैं तो वहां तो हमें पता है कि कोई अगर क्वेश्चन है तो उसका आंसर अगर बी है तो मतलब बी ही है। अगर किसी ने ए, सी या डी में से कोई आंसर लगाया है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें क्रॉस लगा देना है और इसके साथ ही उसके नंबर काट लेने हैं। जिसने बी आंसर दिया है, बी को टिक किया है, केवल उसी को ही मार्क्स मिलेंगे। तो उसमें तो कोई उलझन नहीं होती है। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम ऐसे टाइप क्वेश्चंस को, निबंधात्मक प्रश्नों को चेक करते हैं। तो निबंधात्मक प्रश्नों में क्योंकि बालक ने खुद के विचार, खुद का ज्ञान या खुद के जो उसके एक्सपीरियंस, अनुभव रहे हैं उस टॉपिक के बारे में वो लिखते हैं, तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम उसको अगर 10 नंबर का या 15 नंबर का वो क्वेश्चन है तो कितने
दें, और कैसा लिखने वाले को कितना दें, और अगर उससे अलग लिखा है तो कितना दें। बहुत बड़ी मुश्किल है। इसके लिए ये ग्रेडिंग प्रणाली बहुत ही अच्छी है, ग्रेड देना बहुत अच्छा है, ठीक है, बजाय अंक देने से। तो इस तरह से निबंधात्मक प्रश्नों के लिए ग्रेडिंग एक उचित प्रणाली है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो कहता है कि जो ग्रेडिंग है इसके अंतर्गत जो मूल्यांकन होता है वो पूरी तरह से वैध होता है। किस तरह से वैध होता है? देखिए, जब परीक्षक के द्वारा अंक प्रदान किए जाते हैं तो परीक्षक, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पाता, ठीक है, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पाता कि उसने जो निबंधात्मक प्रश्न चेक किए हैं तो किसी को तो 10 में से 8 दे देता है, किसी को 7 दे देता है, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी को 10 में से 9 भी दे देता है। कोई क्राइटेरिया तो फिक्स नहीं है ना कि ये आंसर ही लिखना है। उसने, बच्चे ने अपनी लैंग्वेज यूज करके चाहे कुछ ही लिखा है तो फिर ये इम्बैलेंस काम हो जाता है ना। परीक्षक किसी को तो वैसा ही आंसर लिखने पर 10 में से 9 नंबर दे रहा है, किसी को 7 दे रहा है, 2 मार्क्स का अंतर आ गया ना। तो बच्चे को तो नुकसान हो गया 7 वाले को, और 9 वाले को फायदा हो गया। और इसी तरह से आप देखिएगा कि जब एक परीक्षक कॉपी चेक करेगा और उसने अगर अंक देने हैं तो उसके जो अंक होंगे, अगर वही कॉपी किसी दूसरे परीक्षक के द्वारा चेक की जाएगी तो अगर उसने भी उसे अंक दिए तो दोनों में आपको अंतर दिखाई देगा, समान नहीं होगा। जो भी अंक होंगे वो अलग अलग होंगे। अब जो अंक में जो अंतर आता है, इससे क्या बालक की जो श्रेणी है, डिवीजन है, उस पर फर्क नहीं पड़ता? पड़ता है ना। हो सकता है कि वो 59 पॉइंट समथिंग वाले को अगर 1 या 2 नंबर और मिल जाते तो वो भी फर्स्ट डिवीजन में आ जाता ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, रह गया वो सेकंड डिवीजन में। और इसी तरह से अगर किसी अध्यापक ने, परीक्षक ने ध्यान नहीं दिया और किसी को अगर 1 नंबर ज्यादा मिल गया तो वैसे तो वो था सेकंड डिवीजन के लायक, लेकिन उसे मिल गई फर्स्ट डिवीजन। तो ये जो कह सकते हैं ना कि कुछ भी हो सकता है, वो वाली कंडीशन से बाहर निकालने में, यानी पूरी तरह से अगर वैधता की बात की जाए तो यहाँ पे वैध मूल्यांकन होता है ग्रेडिंग में, ठीक है। तो इस तरह से जो भी उलझने आ सकती हैं परीक्षक बदलने पर, किसी और परीक्षक के द्वारा कॉपी चेक करने पर, या परीक्षक किसी एक ही परीक्षक के द्वारा कॉपी को जांचने में जो भूल चूक हो जाती है, उससे बचने का ये एक अच्छा तरीका है ग्रेडिंग। अब नेक्स्ट बिंदु जो है वो है अंकन दोष निवारण। अंकन दोष निवारण। अंकन दोष निवारण क्या है? वही बात भी इसमें आएगी। देखिए, इधर पॉइंट्स मुझे ज्यादा लिखने हैं, हेडिंग्स ज्यादा बनानी है, बातें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। यहाँ पे अंकन दोष निवारण, जो अंक प्रणाली में जो कमी रह जाती है उसको दूर करने का ये एक बहुत ही अच्छा साधन है ग्रेडिंग। यहाँ पे अंकन प्रणाली के दोषों का निवारण हो सकता है। वही बात जो थोड़ी सी भूल चूक से बच्चे डिवीजन बनाने से फर्स्ट से सेकंड में चले जाते हैं, सेकंड से थर्ड में चले जाते हैं, तो यहाँ पे उन दोषों का निवारण हो जाता है ग्रेडिंग से। क्योंकि यहाँ से क्या होता है, पैमाना बड़ा हो जाता है, पैमाने का विस्तार हो जाता है। देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया कि कहीं पे तो आप 100% को, क्योंकि परसेंटेज अगर लेके चलते हैं अंकों की, तो कहीं आप 100% को केवल 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, और वो 4 भाग भी क्या हैं कि आप 60% या उससे ऊपर वाले को क्या करते हो, सबको फर्स्ट डिवीजन में रखते हो। फिर 45% से लेकर के 59 पॉइंट समथिंग वालों को सेकंड में, फिर पीछे थर्ड में, और फिर उसके बाद 33% से पीछे वालों को फेल कह देते हो। तो इस तरह से आपने जो ये क्राइटेरिया बना रखा है ये तर्क संगत नहीं है हमारी अंकन प्रणाली का क्राइटेरिया। इसके बजाय जब हम क्या करते हैं, सापेक्ष ग्रेडिंग विधि या निरपेक्ष ग्रेडिंग विधि का प्रयोग करके और फिर हम ग्रेड्स के पैमाने तय करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी विधि है। क्योंकि जैसे मैंने आपको निरपेक्ष के अंतर्गत बताया था, निरपेक्ष में क्या करना है, पहले एग्जाम पेपर का कठिनाई स्तर देखना है, डिफिकल्टी लेवल देखना है, और उसके बाद ओ या फिर ए, ठीक है, मैंने बताया था ना, या तो ओ ए बी सी डी हो सकता है, या फिर ए बी सी डी ई हो सकता है।
कोई से भी आप ग्रेड्स रख रहे हो तो आप पहले क्या करेंगे, निरपेक्ष मेथड के अंदर, निरपेक्ष विधि के अंदर आप पहले डिफिकल्टी लेवल देखेंगे एग्जाम पेपर का, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि प्रत्येक ग्रेड के अंदर कितने कितने परसेंट वाले बच्चों को आपने रखना है। और अगर सापेक्ष का यूज करते हैं तब भी आपके लिए देखिए ये देखना जरूरी है कि आप 100% में पहले शीर्ष के 7% को रखते हो, फिर शीर्ष से नीचे वाले 24% को रखते हो, फिर 38% सामान्य को रखते हो, फिर सामान्य से कम वाले 24% को रखते हो, और फिर नीचे सबसे कमजोर 7% को रखते हो। तो इस तरह से ये विधियां दोनों ही बहुत ही अच्छी हैं बजाय अंक प्रणाली के। तो अंकन प्रणाली के जितने भी दोष हैं वो ग्रेडिंग के द्वारा दूर किए जा सकते हैं। इसके बाद जो अगला इसमें गुण है वो है सकारात्मक प्रतिस्पर्धा। की भावना का विकास। प्रतिस्पर्धा क्या होती है स्टूडेंट्स? कंपटीशन। देखिए जब हम अंक प्रणाली का यूज करते हैं तो वहां पे विद्यार्थियों में, स्टूडेंट्स में, छात्रों में, बालकों में होड़ लगी रहती है, एक अंधी होड़। किस चीज की अंधी होड़? कंपटीशन किस चीज का रहता है कि मुझे सबसे ज्यादा मार्क्स चाहिए, एक एक नंबर के लिए ना इतनी ज्यादा कक्षा में दुश्मनी पाल लेते हैं बाकी स्टूडेंट्स के साथ कि क्या कहने। अगर किसी को इंटेलिजेंट बच्चा जो है क्लास में सबसे ज्यादा, उसको ज्यादातर इसका ज्यादा वो रहता है, क्योंकि मैं भी हूँ उनमें से, मैं भी अपने स्कूल में ऐसा ही करती थी, क्योंकि मैं हमेशा क्लास में सबसे आगे रहने वाली थी, और कभी भी किसी टेस्ट के अंदर अगर मुझसे 1/4 भी किसी को ज्यादा मिल गया तो मुझे ये बात सुहाती नहीं थी। ठीक है, तो इस तरह से जो अंधी होड़ होती है, कंपटीशन होता है, और आप इसको सकारात्मक कंपटीशन नहीं कहेंगे। एक एक नंबर के लिए इतने जैसे जानी दुश्मन होते हैं ना, जिसको ज्यादा नंबर मिल गया, आपसे आधा नंबर भी ज्यादा मिल गया, 1 नंबर भी ज्यादा मिल गया, तो ऐसे वाली भावना होती है बच्चों में। तो वो सकारात्मकता नहीं है, वो है नकारात्मकता। ठीक है, क्योंकि हमें भी अंक ही मिलते थे, ग्रेड्स नहीं मिलते थे। तो यहाँ पे हम ग्रेडिंग के द्वारा ये जो उनके बीच में जो दुश्मनी की भावना आ जाती है या होड़ लगी होती है, अंधी होड़, एक एक नंबर के पीछे बच्चे इतना ज़्यादा जो है वो टेंशन में आ जाते हैं, उसको खत्म किया जा सकता है, सकारात्मकता लाई जा सकती है। क्योंकि देखिए कंपटीशन होना चाहिए, मैं ये नहीं कहती कंपटीशन नहीं होना चाहिए। देखिए अगर कंपटीशन नहीं होगा ना, सब एक जैसे हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपकी लर्निंग ही नहीं हो पाएगी, आप सीख ही नहीं पाएंगे जब तक कि कंपटीशन नहीं होगा। आप सीखते ही तब है जब कंपटीशन होता है, लेकिन ये जो कंपटीशन है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि नेगेटिव होना चाहिए। तो सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना बच्चों में डेवलप करने में ग्रेडिंग मदद करती है। ठीक है, तो ये है इसके गुण। अब गुण हैं तो दोष भी हैं, पक्ष में तर्क दिए हैं तो विपक्ष में भी देने होंगे। तो चलिए अब हम करते हैं दोषों की बात। दोष, हानियां या विपक्ष में तर्क। तो पहला दोष जो सामने आता है वो ये है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के मूल्यांकन में ग्रेड प्रणाली अनुपयुक्त। ठीक है, क्या लिखा है मैंने?
मैंने ये लिखा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जब मूल्यांकन किया जाता है और ग्रेड्स देने की बात होती है तो ये ग्रेडिंग जो सिस्टम है वो सही नहीं रहता, अनुपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है। तो देखिए अभी जब मैंने आपको गुण पढ़ाए थे तो मैंने बताया था ना आपको कि ग्रेडिंग सिस्टम निबंधात्मक प्रश्नों के लिए या उनके उत्तरों को जांच करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है उसके लिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को चेक करने में ग्रेडिंग की, तो यहाँ पे ये प्रणाली, ये सिस्टम अनुपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में हमें पता है जो आंसर होता है वो फिक्स्ड होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था अगर किसी क्वेश्चन का आंसर बी है तो मतलब बी ही है। ए लगाओगे तब भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे, सी लगाओगे तब भी नहीं मिलेंगे, डी लगाओगे तब भी नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप बी लगाएंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जब चेक करने की बात होती है तो अगर यहाँ पे ग्रेड देने की बजाय अंक दिए जाते हैं ना तो वो ज्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है, वो ज्यादा बेस्ट रहता है। तो इसलिए ये क्या हो गया, ग्रेडिंग सिस्टम या फिर ग्रेडिंग प्रणाली की हानि हो गई, उसका दोष हो गया या उसके विपक्ष की बात हो गई कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए ये प्रणाली उपयुक्त नहीं है, निबंधात्मक प्रश्नों के लिए ये प्रणाली एकदम उपयुक्त है। अब दूसरा इसका दोष है व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रवेश हेतु ग्रेडिंग प्रणाली अनुपयुक्त। अब यहाँ पे भी इसकी अनुपयुक्तता की बात हुई है, किस तरह से कि जब व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रवेश की बात आती है तब भी ये प्रणाली सही नहीं होती। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें ग्रेड्स दिए जाते हैं, ठीक है, ग्रेड्स दिए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, मान लीजिए आप निरपेक्ष विधि ही यूज कर रहे हैं, पहले आपने एग्जाम पेपर का डिफिकल्टी लेवल लेकर के ये डिसाइड कर लिया कि आपके 80 जो क्लास का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उसके 85% मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पे आपने ओ का जो क्राइटेरिया बनाया है वो है 80% या उससे ऊपर, ठीक है। ऐसे ही ए का जैसे मैंने कल बताया था आपको, आपने क्या किया है 79% वालों को ए दिया है, यहीं से समझ आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे आप देखिए जब हम व्यवसायिक क्षेत्रों की बात करते हैं तो आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे व्यवसायिक क्षेत्र होते हैं जहाँ पे मार्क्स दे करके फिर मार्क्स उनके देख करके और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि उनको प्रवेश मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत सारी ऐसी, इवन यहाँ तक कि जॉब में भी देखिए, जॉब में भी तो ऐसा है। यहाँ पे आप मान लीजिए रीट की ही बात कर लो, जैसे 70-30 का रेशो रहता था तो 30% आपके बीए वाले जो मार्क्स हैं वो जुड़ते हैं और 70% जो आपके रीट में आएंगे वो वाले जुड़ेंगे। अब जैसे 90-10 का चल रहा है, अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक नहीं पता, ये तो एक एग्जाम्पल देने के लिए आपको मैंने बताया। अब अगर अंक मिले होंगे तो अंकों का 30% निकाल करके जोड़ दिया जाएगा 70 में और आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। 90 और 10 होगा तो 10% जोड़ दिया जाएगा। लेकिन ग्रेडिंग का मतलब समझो ना क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब ग्रेडिंग में ओ ग्रेड किसको मिली है, जब उसको 80% मिला है या फिर उससे ऊपर, हो सकता है 95% मिला हो, ठीक है, हो सकता है 95% मिला हो, लेकिन हमें नहीं पता। हमें तो ये पता है कि ओ ग्रेड मिलती है। ओ ग्रेड मिली है 80% वाले को भी, 81 को भी, 82 को भी, और 100 तक जब वो गया है तो सबको ही ओ ग्रेड मिली है। यहाँ पे ए किसको मिली है 72, 79, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, और इसके बीच में भी देखो 1% पे कितने बच्चे होते हैं। तो इस तरह से सारे के सारे किस ग्रेड में आ रहे हैं, ए में। तो इस तरह से जहां पे बात होती है किसी व्यवसायिक क्षेत्र में प्रवेश की, तो जहां पे उनके नंबर
रखते हैं उनके मार्क्स के आधार पर ही उनको वहाँ पे चयनित किया जाता है, प्रवेश दिया जाता है। या फिर आप नौकरियों की, व्यवसाय की भी बात कर सकते हो, जॉब में लेने की भी बात कर सकते हो, ठीक है। अगर नौकरी में जाना है तब जहाँ पे उनके मार्क्स देखे जाने हैं तब भी ये ग्रेडिंग प्रणाली अनुपयुक्त रहती है। तो इस तरह से यहाँ पे भी ये इसका दोष है, ठीक है, सही नहीं उतरती जब व्यवसायिक क्षेत्रों में प्रवेश की बात होती है। और आप इसमें अलग पॉइंट बनाना चाहें तो अलग भी बना सकते हैं, इसमें भी ऐड कर सकते हैं कि जॉब में भी जहाँ पे कक्षाओं के मार्क्स जोड़ करके उनका कुछ परसेंटेज रखा जाता है तो वहां पे भी ये प्रॉब्लम आती है ग्रेडिंग की वजह से। चलिए नेक्स्ट इसका दोष है अधिगम परिणामों की सटीकता का अभाव। अधिगम परिणामों की सटीकता का अभाव, ठीक है। अधिगम परिणामों की सटीकता का अभाव का मतलब क्या है? ठीक है, अधिगम परिणाम यानी जो लर्निंग के आपके रिजल्ट्स रहे हैं उनकी सटीकता, मतलब उनको अच्छे से चेक करने की बात है। तो देखिए जब ग्रेड देने की बात होती है तो जैसे मैंने गुणों में बताया था कि ग्रेड देने की बात होगी तो आप क्या करोगे, केवल ऊपरी ऊपरी पढ़ लोगे और आप बच्चे को ग्रेड दे देंगे। लेकिन अंक देने में आपको पूरी मेहनत करनी पड़ती है, यानी परीक्षक को पूरी की पूरी मेहनत लगा के, समय लगा के, श्रम लगा के फिर अंक देने होते हैं ताकि उसको कोई भी चैलेंज ना कर सके, उसके द्वारा जो मार्क्स दिए गए हैं उसको कोई भी चैलेंज ना कर सके। इसके लिए वहां पे जो परिणाम रहते हैं वो बिल्कुल सटीक रहते हैं। ग्रेडिंग में ऐसा नहीं होता, अध्यापक बचने की कोशिश करता है, अपने समय को बचाने की कोशिश करता है, थोड़ा सा पढ़ता है और ग्रेड दे देता है। तो इस तरह से जो परिणाम आते हैं वो सटीक नहीं आते, सही नहीं आते, उपयुक्त नहीं आते। तो ये है इसके दोष ग्रेडिंग प्रणाली के। गुण भी देख लिए, दोष भी देख लिए, लाभ भी देख लिया, हानियां भी देख ली, पक्ष में भी बात कर ली, विपक्ष में भी बात कर ली। तो आज की क्लास में ग्रेडिंग के बारे में इतना ही। मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।